नमस्कार, मैं डॉक्टर सुनील कुमार गर्ग से आचार्य लेखा एवं व्यावसायिक सांख्यिकी विभाग बीवीडी राजकीय महाविद्यालय चिमनपुरा शाहपुरा जयपुर आज आपके समक्ष एमकॉम फाइनल वीएसटी के विषय संक्रिया विज्ञान के अध्याय परिवहन प्रतिरूप के अंतर्गत आने वाले वितरण की एक विधि बोगल की अनुमान विधि पर चर्चा करूंगा। जैसा कि आपको विदित है, वितरण समस्याओं के अंतर्गत विभिन्न पूर्ति केंद्रों से विभिन्न मांग केंद्रों पर माल न्यूनतम लागत पर भेजने के निर्धारण की जो 3 विधियां हैं, उत्तर पश्चिम कोना नियम विधि, न्यूनतम लागत विधि और तीसरी है बोगल की अनुमान विधि। तो आज पहले 2 विधियों की हम चर्चा कर चुके हैं। आज हम इस बोगल की अनुमान विधि की चर्चा करेंगे। इस विधि के अंतर्गत कॉलम अंतर व पंक्ति अंतर के खाने बनाए जाते हैं, अर्थात मुख्य सारणी के दाईं ओर कॉलम अंतर के कुछ खाने बनाए जाएंगे और मुख्य सारणी के नीचे की ओर पंक्ति अंतर के खाने बनाए जाते हैं। इस विधि में आवंटन करते समय लागत को भी ध्यान में रखा जाता है। इस विधि के निम्न चरण हैं। पहला, किसी भी पूर्ति वाले स्थान से विभिन्न मांग वाले स्थानों को भेजे जाने पर लगने वाली प्रति इकाई परिवहन लागतों में से 2 सबसे छोटी लागतों का अंतर निकालकर मुख्य सारणी के दाईं ओर कॉलम अंतर में लिखते हैं। जैसा मैंने अभी ऊपर बताया था कि भाई कॉलम अंतर में क्या आएगा कि जैसे मान लीजिए सोर्स सेंटर सप्लाई सेंटर S1 है और 4 डिमांड सेंटर है, तो S1 के आगे चारों सेंटरों को माल भेजने की जो लागत है, एक की 10 है, एक की 8 है, एक की 6 है, एक की 4 है, तो सबसे छोटी लागत है 6 और 4, उन दोनों का अंतर जो है 2 रुपये हम कॉलम अंतर के पहले कॉलम में लिखेंगे। इसी प्रकार किसी भी मांग क्षेत्र को विभिन्न पूर्ति वाले स्थानों से माल भेजने की प्रति इकाई लागतों में से 2 सबसे छोटी लागतों का अंतर ज्ञात कर मुख्य सारणी के नीचे पंक्ति अंतर में लिखते हैं। कहने का मतलब, जैसे एक डिमांड सेंटर है D1, उसको आपूर्ति S1 से की जा सकती है, S2 से की जा सकती है, S3 से की जा सकती है। तो उनकी जो लागतें हैं, D1 को S1 से भेजने की, S2 से S3 से भेजने की जो विभिन्न लागतें हैं, उनमें से 2 सबसे जो छोटी न्यूनतम लागत जो सबसे कम है, उनका जो डिफरेंस है वह अंतर नीचे पंक्ति अंतर में लिखते हैं। अब ये अंतर हमें क्या बताता है? तो देखिए, ऐसा प्रत्येक अंतर सबसे सस्ते मार्ग के द्वारा माल न भेजने से होने वाली विकल्प त्याग हानि अपॉर्चुनिटी लॉस को प्रदर्शित करता है। फॉर एग्जाम्पल, D1 एक डिमांड सेंटर है, मांग केंद्र है, उसको S1, S2, S3 से माल भेजा जा सकता है। S1 से D1 को भेजने की कॉस्ट है 12 रुपये, S2 से है भेजने की कॉस्ट मान लो 8 रुपये और S3 से है 11 रुपये। तो 12, 11 और 8 3 लागतों के मूल्य हुए। तो 12 सबसे बड़ा है, 8 और 11 सबसे छोटे 2 मूल्य हुए। इन दोनों का अंतर 8 और 11 का अंतर 3 रुपये नीचे लिख देंगे पंक्ति अंतर में। ये क्या बताता है? ये बताता है कि अगर हम 8 रुपये वाले सोर्स की बजाय 11 रुपये वाले सोर्स से अगर हम माल देते हैं तो 3 रुपये की हमको हानि होती है। तो ये हमें विशेष ध्यान रखना है। दाहिनी तरफ जो है मुख्य सारणी के दाईं ओर पंक्ति अंतर के कॉलम अंतर के कॉलम बनेंगे और नीचे पंक्ति अंतर के कॉलम बनेंगे और उसमें 2 न्यूनतम मूल्यों का अंतर जो उनमें लिखा जाएगा। नेक्स्ट है सभी विकल्प त्याग की हानियों अर्थात स्तंभ एवं पंक्ति अंतरों की गणना करने के बाद, यानी एक चरण में पहले आपने 4 कॉलमों का अंतर लिख दिया, कॉलम अंतर में पंक्ति अंतर नीचे पंक्ति अंतर लिख दिया, एक चरण हो गया। अब एक चरण में कॉलम अंतर और पंक्ति अंतरों की गणना करने के बाद उस पंक्ति या स्तंभ का चुनाव करते हैं जिसके सामने या नीचे लिखी गई विकल्प त्याग की हानि सबसे बड़ी हो। यानी कॉलम अंतर वाले में
या पंक्ति अंतर में जो विकल्प त्याग की हानि सबसे बड़ी है उसका हम चुनाव करेंगे। आगे क्या करना, यदि दो या दो से अधिक विकल्प त्याग की हानि समान रूप से बड़ी हो तो उनमें से किसी भी एक का स्वेच्छा से चयन किया जा सकता है। हो सकता है कॉलम अंतर में ही दो जगह 10-10 हो, या एक कॉलम अंतर में 10 हो और एक पंक्ति अंतर में सबसे 10 हो, और ये दोनों सर्वाधिक अंतर 10-10 ही है। तो अब ऐसी स्थिति में किसी एक को हम चुनाव कर सकते हैं स्वेच्छा से। इस प्रकार चुनी गई पंक्ति या स्तंभ में से उस वर्ग का या कोष्ठ का चुनाव करते हैं जिसके ऊपर दाएं कोने में लिखी गई परिवहन लागत उस पंक्ति या स्तंभ में लिखी गई राशियों में से सबसे छोटी हो। ठीक है, मान लीजिए कि आपका S2 सोर्स जो है वो उसके सामने जो कॉलम अंतर के सामने लिख रखा है, S2 सोर्स के सामने कॉलम अंतर में जो दो सबसे छोटी राशियों अंतर वो सबसे बड़ा है मान लीजिए सब में। तो इसका मतलब हमें S2 सोर्स में चयन किया हमने। अब S2 सोर्स के विभिन्न मांग केंद्रों पर भेजे जाने वाली जो लागत है प्रति इकाई लागत, उसमें जो सबसे छोटी है उसका चुनाव करेंगे। क्या करना आगे, इस चुने हुए वर्ग में अधिकतम संभव इकाइयों का आवंटन कर उस वर्ग के बीच में लिख देते हैं। अब प्रश्न आता है अधिकतम संभव इकाइयां कितनी होंगी, तो ये अधिकतम संभव इकाइयां उसी नियम से निकलेंगी जैसे पूर्ववत दो विधियों में बताई थी। जिस सेल का आपने चुनाव किया उससे संबंधित मांग केंद्र की मांग और उससे संबंधित पूर्ति केंद्र के पास उपलब्ध पूर्ति, मांग केंद्र की मांग और पूर्ति केंद्र के पास उपलब्ध पूर्ति में से जो कम है उतनी इकाइयां उस कोष्ठक में संभव रूप से दी जा सकती हैं। तो इस प्रकार हमें आवंटन करना है। तो इस आवंटन से, अब इस प्रकार आवंटन करने से पंक्ति या स्तंभ जो पूरा हो गया हो उसे एक रेखा खींचकर, पूरा होने से मतलब है यदि उस राशि को लिखने के बाद, उस इकाइयों का आवंटन करने के बाद यदि मांग केंद्र की मांग पूरी हो गई हो तो उसको हम ऊपर से नीचे सीधी रेखा खींच देंगे। मतलब यह है कि वह मांग केंद्र अब आगामी गणना में शामिल नहीं होगा क्योंकि उसकी मांग पूरी हो चुकी है। या किसी पूर्ति केंद्र के पास उपलब्ध समस्त इकाइयों का आवंटन कर दिया गया हो, चाहे वो किसी एक मांग केंद्र में किया गया हो या एक से अधिक, अगर उसकी सारी इकाइयां बढ़ चुकी, इसका मतलब वह पूर्ति केंद्र अब आगे और वितरण नहीं कर सकता, इसलिए उस पूर्ति केंद्र की पंक्ति में हम एक लाइन खींच देंगे। तो यहाँ हमने यही आपको बताया कि इस आवंटन से पंक्ति या स्तंभ जो पूरा हो गया हो उसे एक रेखा खींचकर काट देते हैं ताकि वह पंक्ति या स्तंभ आवंटन के अगले चरण में शामिल ना हो। नेक्स्ट और लास्ट, इस प्रकार शेष रहे पंक्ति व स्तंभों के मध्य उक्त प्रक्रिया का दौरान करते रहेंगे जब तक कि समस्त पूर्ति का बंटवारा विभिन्न मांग केंद्रों में ना हो जाए। और इस प्रकार आवंटन करने के बाद चाहे हम प्रथम विधि उत्तर पश्चिम कोना नियम से किया हो, चाहे हमने न्यूनतम लागत विधि से किया हो, चाहे हमने बोगल की अनुमान विधि से आवंटन किया हो, यह हमारा प्राथमिक संभाव्य हल ही है। यह अनुकूलतम हल है या नहीं है, इसकी चर्चा, इसकी जांच करने की विधि क्या है, यह आपको अगले व्याख्यान में बताई जाएगी। धन्यवाद।